सभी को जय जिनेन्द्र। आज के इस आयोजन में जितने भी लोग उपस्थित हैं वो सभी श्रेष्ठीगण हैं, सभी सम्माननीय हैं, सभी पूजनीय हैं। हमें शिविर के माध्यम से आचार्य गुरुओं का, मुनिराजों का, आर्य का, माता जी का, समस्त विद्वत जनों का, प्रतिष्ठाचार्यों का, विधानाचार्यों का और भी कहीं वास्तु और ज्योतिष के जो प्रखंड विद्वान हैं वो भी आज इस शिविर के में शामिल हुए हैं। इन सभी से आज इस शिविर की गरिमा बन जाती है। आज हम समझेंगे
कि आखिर वास्तु है क्या। वास्तु को लेकर बहुत बड़ा हवा दुनिया भर में हो रहा है, लेकिन वह सिर्फ निर्माण तक ही सीमित है। आज इस शिविर के माध्यम से हम जानेंगे कि आखिर वास्तु है क्या, इसका हमारे जीवन पर प्रभाव क्यों पड़ता है, मानव जाति से इसका क्या संबंध है, हमारे सुख और दुख से इसका क्या संबंध है, और ये संबंध क्यों पैदा होता है, क्यों हम इस अचेतन ऊर्जा से यह हमारा चेतन क्यों प्रभावित हो जाता है। तमाम जो प्रश्न हमारे मन में कौंधते रहते हैं, जिसका जवाब हम ढूंढते रहते हैं, इस शिविर के माध्यम से उन सभी प्रश्नों का उत्तर हमें मिलेगा। मैं आज के इस कार्यक्रम को गति दूं, उसके पहले जितने भी महानुभाव उपस्थित हुए हैं सभी का पुनः मैं धन्यवाद करता हूं कि आपने शिविर की गरिमा को बढ़ाया है। और इस कार्यक्रम के लिए हमारे बीच में जोगनेर से श्रीमान रमेश चंद्र जी पंडित साहब प्रतिष्ठाचार्य हैं, वो भी विराजमान हैं, और उनकी बेटी प्रतीक्षा जैन वो भी है। मैं चाहता हूँ कि प्रतीक्षा जैन पंडित साहब की बेटी है, वो आज के इस कार्यक्रम का सुंदरता पूर्वक मंगलाचरण करें। प्रतीक्षा जैन। सभी को सादर जय श्री। बोलिए चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री एक्सपर्ट शांति सागर जी महाराज की जय। अहिंसा परमो धर्म की जय। मेरे श्वास श्वास में तेरा ओ गुरुवर, मेरी श्वास श्वास में तेरा है नाम पेची वाली, मुझे चरणों से लगा ले है गुरुवर पेची वाली, मुझे चरणों से लगा ले गुरुवर पेची वाली। मेरी श्वास श्वास में तेरा, मेरी श्वास श्वास में तेरा है नाम पेची वाली, मुझे चरणों से लगा ले है गुरुवर पेची वाली, मुझे चरणों से लगा ले है गुरुवर पेची वाली। भक्तों की तुमने गुरुवर विपदा है डारी, भक्तों की तुमने गुरुवर विपदा है डारी, मेरे विवाहे थामी आगे पीछे डारी, बिगड़ी बनाई तुमने, बिगड़ी बनाई तुमने हर काम पीछे वाले, मुझे चरणों से लगा ली है गुरुवर पीछे वाली, चरणों से लगा ली है गुरुवर पीछे वाली। मेरे श्वास श्वास में तेरा ओ गुरुवर, मेरी श्वास श्वास में तेरा है नाम पीछे वाली, मुझे चरणों से लगा ली है गुरुवर पीछे वाली, मुझे चरणों से लगा ली है गुरुवर पीछे वाली। जय श्री। बहुत सुंदर तरीके से मंगलाचरण किया है। अब आज की हम
इस कक्षा को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले आज का जो विषय है वह है भूमि का चयन। हम निवास के लिए भवन निर्माण करते हैं। भवन निर्माण के लिए सबसे पहले हम भूमि का चयन करते हैं। वो भूमि किस प्रकार की होना चाहिए और किस प्रकार की भूमि पर हमें निवास नहीं करना चाहिए। सबसे पहली बात आती है कि ऐसी वो भूमि जहां पर खड़े होने के बाद में हमारे मन को प्रसन्नता मिले, हमारा मन शांत हो, किसी प्रकार की आकुलता और व्याकुलता हमारे मन में नहीं रहे। सबसे पहले ऐसी भूमि, क्योंकि उस भूमि की जो ऊर्जा है, उस भूमि के आसपास के वातावरण की जो ऊर्जा है वह प्राण ऊर्जा कहलाती है। कौन सी ऊर्जा कहलाती है? प्राण ऊर्जा कहलाती है। अगर हमने नकारात्मक ऊर्जा वाले स्थान पर अगर हम निवास करने लग गए, ऐसी भूमि का हमने चयन कर लिया जिस भूमि पर निवास करने से हमारे मन को अशांति मिलेगी, हम कदापि सुख समृद्धि को प्राप्त नहीं हो सकते। तो किन किन बातों का ध्यान रखें? हमने आज तक सिर्फ वास्तु को निर्माण तक ही माना हुआ है। आग्नेय कोण में रसोई होना चाहिए, ईशान कोण में देवालय होना चाहिए, नैऋत्य कोण में गृहपति का कक्ष होना चाहिए। सिर्फ इन्हीं बातों तक हम सीमित रह गए। मेरे पास में बहुत सारे नक्शे आते हैं चेक होने के लिए। मैं अपन सामने नक्शे रख के भी आंकलन करेंगे। अभी आज हमारा पहला दिन है। इसके बाद में जो भी हमारे पास नक्शे आते हैं, मैप आते हैं भवन निर्माण करने से पहले चेक होने के लिए, उन नक्शे को भी यहाँ पर मैं स्क्रीन शेयर करूँगा आप लोगों से। उन नक्शों के माध्यम से भी हम सीखेंगे कि इस मैप के अंदर क्या कमी है, क्या अच्छी चीज है, ऐसी कौन सी चीज है जो दोष युक्त है, ऐसी कौन सी बातें हैं जो दोष का हनन कर रही है, ऐसी कौन सी चीज है जो हमारे अगर हम इस भवन में निवास करेंगे तो हमारी तरक्की होगी, हमारे मन को शांति मिलेगी, हमारे परिवार में वृद्धि होगी, हमारे धन में वृद्धि होगी, मान सम्मान में वृद्धि होगी, हमारे घर का जो परिवार है, परिवार के सदस्यों के बीच में वात्सल्य का वातावरण होगा, प्रेम का वातावरण होगा। ये तमाम चीजें हम जिस स्थान पर रहते हैं उस स्थान की जो ऊर्जा होती है वो ऊर्जा हमें प्रभावित करती है। तो हमने यहाँ पर अगर वास्तु को बारीकी से हम समझते हैं तो सिर्फ वास्तु निर्माण तक सीमित नहीं है, तो फिर कहाँ तक सीमित है? वास्तु के 4 घटक होते हैं। वास्तु के कितने घटक होते हैं? वास्तु के 4 घटक होते हैं। ये चीज आपको
समझने वाली है और परमानेंट आपको याद रहना चाहिए। घटक मतलब इकाई, यानी कि वास्तु की 4 इकाई होती है। हम जिस पर चर्चा करते हैं वो वास्तु की दूसरी इकाई है, निर्माण। अक्सर हम जो चर्चा करते हैं वास्तु को लेकर के, वो वास्तु की दूसरी इकाई निर्माण है। तो पहली इकाई कौन सी है? पहली इकाई है प्राण ऊर्जा। दूसरी इकाई है निर्माण, यानी ये भवन का निर्माण सिर्फ शास्त्र के अनुकूल हो। फिर तीसरी इकाई कौन सी है? जब भवन तैयार हो गया तो उसमें रहने वाले जो लोग हैं उनका आचार विचार व्यवहार कैसा है, यानी कि भवन में रहने निवास करने वाले लोग, निवासी यानी जातक, ये तीसरी इकाई है। पहली इकाई कौन सी बताई हमने? प्राण ऊर्जा। दूसरी इकाई हमने बताई है निर्माण, और तीसरी इकाई निवासी, भवन के निवासी। अब अंतिम इकाई है चौथी इकाई। हमने भूमि का चयन भी बहुत बढ़िया कर लिया, निर्दोष भूमि का चयन किया है। हमने भवन का निर्माण भी वास्तु के नक्शे के अनुसार बना लिया। भवन में जो लोग निवास करने वाले हैं वह भी बहुत अच्छे हैं। 4 मेंबर है, चारों ही मेंबर के बीच में प्रेम है, वात्सल्य है, एक दूसरे के प्रति समझ है। लेकिन फिर चौथी इकाई होती है समय। ये तीनों चीजें भी अगर सही है, और चौथी इकाई वास्तु की जो समय है, समय यानी मुहूर्त, जिस समय पर हम भवन के लिए भूमि खरीद रहे हैं, किस समय पर हम भूमि का शिलान्यास कर रहे हैं, ग्रह नक्षत्रों के आधार पर किस दिशा में हमने भूमि का शिलान्यास किया है, किस समय पर हमने प्रवेश किया है, किस समय पर निर्माण कार्य प्रारंभ किया है, किस समय पर हमने छत डाली है, किस समय पर हमने दहलीज की स्थापना की है। ये सारी चीजें क्या होती है? समय। यानी कि जो वास्तु का चौथा घटक है, यानी चौथी इकाई है, वह समय है। तो हमें सबसे पहले 4 नाम याद रखने हैं। वास्तु के जो 4 इकाई हैं, अर्थात वास्तु की जो 4 पार्ट है, 4 भाग हैं, 4 घटक हैं, इन विभिन्न नामों से हम इसे समझ सकते हैं। घटक भी बोल सकते हैं, इकाई भी बोल सकते हैं, भाग भी बोल सकते हैं, पार्ट भी बोल सकते हैं। कहने का मतलब है कि वास्तु को 4 भागों में विभाजित है, और ये 4 भाग हमें समझना बहुत जरूरी है। जब तक हम इन 4 भागों को नहीं समझेंगे, जब तक हम वास्तु को नहीं समझ पाएंगे।
नहीं हम किसी को लाभ पहुंचा पाएंगे। कोई अगर हमारे पास आएगा भी सही कि मैं इस भवन में रहने लगा, तब से मुझे तकलीफ है, तब से मेरा व्यापार कम होने लग गया, हमारे परिवार के बीच में कलह होने लग गई, संतान उत्पत्ति में बाधा हो रही है, वंश उत्पत्ति में बाधा हो रही है, मान सम्मान में ठेस पहुंच रही है, बीमारी पीछा नहीं छोड़ रही है। फिर हम क्या करेंगे? हम उसका मकान देखेंगे, उसका भवन देखेंगे और जाकर के अगर कोई एक दो चीजें हैं इधर से इधर करवा देंगे। वह कहेगा पैसे नहीं है कंस्ट्रक्शन के लिए, चेंज करने के लिए, हम उसको कोई टोटका बता देंगे, इस जगह पे कांच लगा लेना, इस जगह नारियल बांध देना, इस जगह गोमती चक्र लगा देना, फला कर देना। सिर्फ यही तक हम सीमित रह जाएंगे। लेकिन अगर हमें वास्तु की इन चारों इकाइयों का जानकारी है, अगर हमें वास्तु की इन चारों इकाइयों की जानकारी है, चारों घटक को हम अगर अच्छे से समझ गए, तो फिर हमें वास्तु को समझने में देर नहीं लगेगी। वास्तु को लेकर के किसी की समस्या का समाधान करने में हमें देर नहीं लगेगी। हम खुद ही अपनी समस्याओं का समाधान खोज लेंगे। लेकिन अगर हमें वास्तु के चारों पहलुओं की समझ नहीं है, तो फिर हम समस्या का समाधान नहीं खोज पाएंगे। पहली इकाई अर्थात पहला घटक प्राण ऊर्जा, हम चर्चा करेंगे प्राण ऊर्जा क्या क्या है, इसमें कौन कौन सी चीजें सम्मिलित है। सबसे पहला तो हम जिस भूमि पर निवास करने के लिए भूमि को खरीद रहे हैं या भूमि पर निर्माण करने जा रहे हैं, उस भूमि को हम देखें कि उस भूमि पर कोई कटीले पेड़ आदि तो नहीं उगते, उस भूमि पर कोई बांबिया वगैरह तो नहीं है, पोली तो नहीं है। ऐसी भूमि जिस पर आकर के सैकड़ों हजारों कबूतर आकर के रोज पीट तो नहीं करते हैं। ऐसी भूमि जिस भूमि के नीचे किसी बच्चे को तो नहीं दफनाया गया है। ऐसी भूमि जिस भूमि पर कटीले झाड़ तो पैदा नहीं होते हैं। ऐसी भूमि जिस भूमि के आसपास कोई गंदा नाला तो नहीं बह रहा होता है उसके टच में। ऐसी भूमि जिसका पूर्व और उत्तर भाग तो ऊंचा नहीं है, यानी कि हम अगर कोई भूमि खरीद रहे हैं, उस भूमि पे अगर आसपास कोई उत्तर भाग ऊंचा है, पूर्वी भाग ऊंचा है, तो उसका प्रभाव निश्चित ही रूप से उस भूमि पर निवास करने वाले प्राणियों पर आएगा। क्यों आएगा? इसलिए आएगा क्योंकि पूर्व दिशा से सूरज की पहली किरणें
उस भूमि पर नहीं पड़ रही, उस भवन पर नहीं पड़ेगी। जो सकारात्मक, जो प्राण ऊर्जा सूर्य से प्राप्त होती है, जो सृष्टि के निर्माण करती है, सृष्टि के जीवों को जीवन देती है, ऐसी वह सूर्य से निकलने वाली प्रातः काल की बेला की वो सकारात्मक किरणें उस भूमि पर नहीं पड़ेगी, तो उस भूमि पर निवास करने वाले प्राणी बीमार रहेंगे। उन्हें किसी न किसी प्रकार के स्वास्थ्य से संबंधित रोग रहेंगे, आंखों से संबंधित रोग रहेंगे, शरीर से संबंधित से रोग रहेंगे, शरीर शिथिल सा रहेगा, शरीर डेवलप नहीं होगा। और अगर उत्तर दिशा भी ऊंचाई है, उत्तर दिशा भी कोई पहाड़ी है या कोई चढ़ाव है या कोई बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं बिल्कुल टच में, और उसके नीचे हम बहुत छोटा सा मकान बना करके अगर निवास करने वाले हैं, तो वहां पर हमें धन का अभाव रहेगा। क्योंकि उत्तर दिशा से कहते भी हैं, व्यवहार गुण में अगर कहते हैं कि उत्तर दिशा में कुबेर का खजाना है, लेकिन क्या है वो कुबेर का खजाना? क्या दौलत है, धन है वहां पर? कुबेर का खजाना इसलिए कहा गया है क्योंकि उत्तर दिशा में ध्रुव तारा स्थित है, और ध्रुव तारे से जो सकारात्मक ऊर्जा आती है, वो सकारात्मक ऊर्जा सुख समृद्धि लेकर के आती है हमारे जीवन में। इसलिए हमेशा ऐसी भूमि देखना चाहिए जिसका उत्तर भाग खुला हुआ हो, जिसका पूर्व भाग खुला हुआ हो, ऐसी भूमि जिसके आसपास का वातावरण का निरीक्षण करना चाहिए। ऐसी भूमि वातावरण का निरीक्षण करना चाहिए कि उस भूमि के आसपास शूद्र के मकान तो नहीं है, उस भूमि के आसपास कोई नीच कार्य तो नहीं होता है। ये सारी चीजें, क्योंकि वहां की जो एनर्जी क्रिएट होगी, वो एनर्जी हमें भी प्रभावित करेगी। जिस भूमि पर हम निवास करने वाले हैं, उस भूमि को कैसे चेक करें हम कि ये भूमि अच्छी है या नहीं है? कैसे चेक करेंगे हम? तो उस भूमि पर अगर आप गर्मी के दिनों में जाते हो, तो गर्मी के दिनों में इस प्रकार से हाथ रखना उस भूमि के ऊपर। जब धूप आ रही हो तो बात अलग है, धूप के समय ऊपर की भूमि गर्म ही रहेगी, लेकिन एक सामान्य समय पर हम जाएंगे, सुबह 7 बजे 8 बजे चेक होती है, शाम के समय चेक होती है। जैसे हम हाथ रखेंगे गर्मी के दिनों में, तो थोड़ी देर आप कम से कम 30 सेकंड तक हाथ रखोगे, 30 सेकंड से और 1 मिनट तक हाथ को रखे रखोगे। हाथ को रखने के बाद में अगर गर्मी के मौसम में अगर आपको उसमें ठंडक का एहसास होता है कुछ सेकंड के बाद में, तो वह भूमि हमारे लिए सुखप्रद है। वैसे अगर हम सर्दी के दिनों में जाएंगे, और सर्दी के दिनों में अगर हमने हाथ को भूमि पर यूं रखा दबाव दे करके, 30 सेकंड के बाद में 1 मिनट के बीच में, वहां पर अगर हमें गर्मी का एहसास होता है, तो वह भूमि हमारे लिए लाभदायक है। अगर हम बारिश के दिनों में जाएंगे,
वर्षा ऋतु में जाएंगे तो वर्षा ऋतु में अगर हम हाथ को रखेंगे तो हमें कभी ठंडा एहसास होगा, कभी गर्म एहसास होगा। अगर सिंगल एहसास हो रहा है तो भी सही नहीं है। उसको अगर हम 1 मिनट तक रखेंगे तो कुछ स्थान पर हमें गर्म एहसास होगा और कुछ स्थान पर हमें ठंडा एहसास सेकंड में परिवर्तन साथ होगा। लेकिन इसके साथ भी और भी बातें देखना जरूरी है। और बातें ये देखना जरूरी है कि वो भूमि कहीं पथरीली तो नहीं है। अगर वह भूमि बहुत ज्यादा कठोर है, चट्टानों से युक्त है, तो ऐसी भूमि पर उद्योग आदि लगाना सुप्रद है। इंडस्ट्री लगाते हैं तो अच्छा फायदा देती है। अगर मिट्टी वहां की ठोस है, ऐसी भूमि पर अगर हम निवास करते हैं, भवन निर्माण करते हैं, जाके मिट्टी ठोस है, तो वह भूमि हमारे लिए लाभदायक है। लेकिन ऐसी भूमि पर हम निर्माण नहीं करें, जाकी भूमि पोली हो, बांबिया हो, कीड़ों से युक्त हो, तो ऐसी भूमि पर हम निवास नहीं करना चाहिए। कल हम इसके बारे में, कल का दिन जो है शाम के समय पर हम आपको बताएंगे कि जब हम भूमि पर निर्माण करते हैं तो कौन सी दिशा में क्या चीज आती है, किस प्रकार के पेड़ आ जाते हैं, किस प्रकार का किसी का दरवाजा आता है, कोई इंडस्ट्री आती है या आसपास कोई चीज आती है, तो उसका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ये चीज हम सर एक चीज पूछना था। हाँ पूछिए, अब पूछिए। अब 5 मिनट आपके लिए, आपके चर्चा के लिए रहेंगे अभी इस समय। बोलिए जी। वो आपने बताया ना वर्षा ऋतु में कैसे चयन करना चाहिए, तो आप एक बार फिर से बता दीजिए वो। वर्षा ऋतु में अगर हम भूमि का चयन करते हैं तो उस समय पर जब हम हाथ को 30 सेकंड से 1 मिनट तक रखेंगे तो हमें कुछ ठंडा एहसास होगा और कुछ गर्म एहसास होगा। गर्मी के दिनों में अगर हम हाथ से चेक करेंगे तो ठंडा एहसास होगा 30 सेकंड के बाद में। अगर हम सर्दियों में जाएंगे तो 30 सेकंड के बाद में, 30 सेकंड से और 1 मिनट के बीच में गर्म एहसास होने लगेगा। जी, किसी का कोई शंका है, कोई प्रश्न है? मेरे को पूछना है सर। पूछूं? बोलिए। हाँ, मैं हम क्या वास्तु फ्लैट में भी होता है क्या? क्या फ्लैट में भी होता है बिल्कुल, वास्तु? फ्लैट में भी होता है वास्तु। हम जिस स्थान पर निवास कर रहे हैं उस स्थान की ऊर्जा को ही वास्तु कहा गया है। नहीं, जैसे हम फ्लैट में रहते हैं, जैसे फ्लैट नहीं बनते तो फ्लैट में भी वास्तु की। मैं भी फ्लैट में रहता हूँ। किरण जी काफी सालों से आप जुड़े हुए हो हमसे। आप मालेगांव से है ना? हाँ, मालेगांव से, बस मालेगांव से। किरण जी काफी वर्षों से। देखो, फ्लैट का भी वास्तु होता है। फ्लैट भी जो है हमारी अनुकूल परिस्थिति में होना। जी बोलिए। पंडित जी, अगर हमारा जो भूमि है उस पे पेड़ हो, कंटीले पेड़ ना हो, लेकिन नॉर्मल पेड़ पौधे तो उगी आते हैं खाली जमीन पर। खाली जमीन पर अगर नॉर्मल पेड़ पौधे हैं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बल्कि ऐसी भूमि जिस पर दुर्वा उगती हो, हरी घास उगती हो, हरी घास उगती हो, ऐसी भूमि बहुत अच्छी होती है। जिस पर हरे पौधे आते हो, हरी घास आती हो, ऐसी भूमि हमारे लिए बहुत अच्छी रहती है। लेकिन भूमि में ठोस होनी चाहिए, ठोस होना चाहिए भूमि, पोली नहीं होना चाहिए। जी बोलिए आगे। सर
तो मुझे क्वेश्चन पूछना था। हाँ पूछिए, आपका परिचय। अगर ऐसी सर अगर ऐसी कोई भूमि है सर, ऐसी अगर कोई भूमि है जिस पर ईंटे का भट्टा हो। एक मिनट रुकिए, मैं पहले म्यूट कर देता हूँ सबको। एक मिनट, पहले मैंने सबको म्यूट कर दिया, अब आप अनम्यूट कीजिए अपने आप को। सर मुझे ये पूछना था कि जैसे मान लो मुझे कोई भूमि खरीदनी है और उस पे पहले ना ईंटों का भट्टा हो या कोयले का काम होता हो, तो क्या वो भूमि शुभ है मेरे लिए? देखो, ऐसी भूमि जिस पर के ईंटों का भट्टा चला हो या कोयले का काम हुआ हो, वहां पर नेगेटिव एनर्जी क्रिएट होने लग जाती है। ऐसी भूमि व्यवसायिक स्थल के लिए तो शुभ है, लेकिन रेजिडेंशियल के लिए इसी उपयुक्त नहीं माना जाता। थैंक यू सर। और किसी का कोई प्रश्न है? बोलिए सर। सर मैं ये पूछना चाह रहा था, एक मिनट। आप फिर और पूछ लेना, प्रश्न पूछ मैं ये पूछ रही थी कि नहीं, जैसे हेलो। कोई फ्लैट। आप बोलिए, कौन है? रमेश जी? जी जी सर। जी बोलिए बोलिए। मैं ये पूछ रहा था कि जो भूमि चेक करने के लिए जो आपने जो हथेली को एक दूसरे पर रख करके चेक करने का बताया था ना, तो भूमि को खड़े 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 देख के चेक करना चाहिए? मतलब ये आपकी आवाज कट के आने लगी है। आपका नेटवर्क इशू है क्या? सर मैं ये पूछ रही थी आपका एक बहन जी, बहन जी आपके प्रश्नों का उत्तर देंगे हम। वो जो प्रश्न पूछ रहे हैं उनको मौका मिल जाए, है ना? हम सबको मौका मिले, क्योंकि मैं ये पूछ रहा था सर, क्लास खत्म हो रही है। आप बोलिए। मैं ये पूछ रहा था सर कि जो आपने हथेली चेक करने के लिए दोनों हथेली को एक दूसरे पर रखना है, तो भूमि के ऊपर बिल्कुल पैरेलल टच होनी चाहिए या अपन खड़े खड़े उसको चेक करना चाहिए? नहीं, पूरी जो हथेली है वो पूरा पंजा यूं रखना चाहिए, पूरा पंजा होना चाहिए। जैसे ये नहीं तो वो भूमि से बिल्कुल टच में रख के अपन हथेली टच कराएंगे ना भूमि को, पूरी